फ्रेंड्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो ट्रिक आपको नज़र आ रही है, रेट क्यों आओ डांस पर, रेट क्यों आओ डांस पर। तो ये जो ट्रिक है ये रेट कांस्टेंट के लिए ट्रिक है। वास्तव में होता ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में हम डिफरेंस के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस ट्रिक में यहाँ पर है, ये देखिए रेट क्यों आओ डांस पर। तो पहले आप लिखेंगे, ये देखिए रेट क्यों आओ डांस। तो डांस को आपको ऐसे लिखना है, डी फिर ऊपर एन फिर नीचे सी, तो डांस पर, ये पर। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये रेट है, तो पहले आप लिखेंगे रेट, फिर इसके जस्ट सामने आपको पहले पॉइंट में के यू लिखना है, आपने के यू लिख दिया। फिर आप सेकंड पॉइंट में यू ए ओ आपने ये लिख दिया। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है डी एन सी, आपने डी एन सी लिख दिया। और फोर्थ पॉइंट में आपको डी एन पी आर आपको लिखना है। तो ये 4 पॉइंट आपके हो गए। अब देखिए इस ट्रिक में क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट है कि रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती है, 1 मोल पर लीटर मतलब यूनिटी, तो उस सिचुएशन में जो उसकी रेट होती है उसी को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक, एक बार फिर से देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उसकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। उस सिचुएशन में उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसी को ही हम कहते हैं रेट कांस्टेंट के। ठीक, तो यहां पर अब आपको सेट कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले रेट आपने लिखा, फिर के यू लिखा। ठीक, तो यू का मतलब है यहां पर यूनिटी, और मैंने बताया यूनिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी का मतलब आप जानते हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है यहां पर क्या है, 1 मोल पर लीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। ठीक, अब यहां पर अगर इसको आप ऐसे भी समझो तो मैं आपको अलग समझा देता हूं। ये देखिए क्या होता है कि जैसे ये रेट है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही मोलार कंसंट्रेशन, लेकिन पावर क्या है यहाँ पर, 0 है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर कि जब किसी रिएक्टेंट की पावर अगर 0 है तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा पहले आप इसको खोल दो, कैसे, रेट इक्वल टू के, और फिर आपने यहाँ पर लिख लिया क्या, ऊपर ए के ऊपर नॉट, यानी पावर क्या लगा दी, 0। आपको पता है ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, आप 1 रख दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू ये आ जाएगा के। ये देखिए आ गया के। ठीक, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोल पर लीटर हो, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। ठीक, उस सिचुएशन में जो उस केमिकल रिएक्शन की रेट होती है उसे ही हम कहते हैं रेट कांस्टेंट के। ठीक, तो ये देखिए आपको यहाँ से ये डेफिनेशन पता चल रही है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है इसका, देखिए यूएओ, इसका मतलब होता है यूनिट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है रेट कांस्टेंट में जो के की वैल्यू होती है वो, उसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो उसकी यूनिट डिपेंड करती है किस पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डीएनसी का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, यानी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा है DNPR, इसका मतलब होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी जैसे से जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस करती है तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, ये 4 पॉइंट थे।
अब अगर इसको हम एडजस्ट करते हैं किसके हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से, किसके साथ हम डिफरेंस करते हैं इसका, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सपोज यहाँ पर है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, और ये आपने कर दिया यहाँ पर इस तरफ, ये देखिए यहाँ पर कर दिया आपने रेट कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए अगर आपको डिफरेंस बोलना है तो डिफरेंस कैसे बोलेंगे, इसका डिफरेंस तो आपको पता है, अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये देखिए के लिख लो या रेट लिख लो, एक ही बात है। ये देखिए रेट हम पहले लिख देते हैं इक्वल टू ये के, ये आया था, ये कब आया था, जब ए की मोलार कंसंट्रेशन हमने क्या ली थी यहाँ पर 1, यानी कि 1 मोल पर लीटर, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है यानी कि 1 मोल पर लीटर होता है, तब उस केमिकल रिएक्शन की रेट को हम रेट कांस्टेंट के कहते हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज द रेशियो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, आपको पता है कि इसकी जो यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, आपको पता है ऊपर क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम लिखेंगे मोल पर लीटर। नीचे क्या आता है, टाइम इंटरवल, है ना, तो ये उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो गई। इसकी जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट के की, ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, ठीक। नंबर थर्ड पॉइंट इसका ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी कंसंट्रेशन हमने लिया है। नेक्स्ट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, उसकी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो 4 डिफरेंस हैं, वो 4 डिफरेंस आपको इस ट्रिक से भी क्लियर हो सकते हैं। ये देखिए ट्रिक, ये बेहतरीन ट्रिक है, यू कैन यूज़ इट, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। काफ़ी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, इक्वल टू लगाकर आप इस पर है ना ऐसे कर लीजिए, ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे कवर कर लीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है तो उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी उसको ही हम रेट कांस्टेंट के कहेंगे। बाकी तो आपका क्लियर है ना, और आई होप आपको यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक। तो ये ट्रिक जो है आपको डिफरेंस बताती है रेट कांस्टेंट के एंड रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। वास्तव में होता ये है कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हमको एक नेगेटिव स्लोप ऑब्टेंड होता है। तो इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि आज हम वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किस तरह से प्लॉट करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा CBSE बोर्ड है, ठीक है, UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, ठीक है। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है बस सिलेबस में, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, मगर हमारे बोर्ड के हिसाब से ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने है इस समय ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है।
तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डेरिवेशन को ड्राइव किया था तो लास्ट में हमको ये ऑब्टेंड हुआ था। याद करिए आप, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ये आपको ऑब्टेंड हुआ था। अब आप क्या करेंगे, सिंपल, ये देखिए टी को आप यहाँ ले आइए, ठीक है, तो हमको अब ये इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगी, हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत है आपको कि ये जो ए है इसको हम इस तरफ लाएंगे और के टी को हम इस तरफ लाएंगे, तो देखिए हमारे पास अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कि ये जो इक्वेशन होती है कौन सी, ये वाली, इसको हमको सेट करना होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये होती है ना भाई, तभी तो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना हम। तो इसके हिसाब से जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक आप ग्राफ प्लॉट भी नहीं कर सकते, तो इसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस के टी को आगे लिख लेंगे और ए नॉट को पीछे लिख लेंगे। तो अब हमको यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेंड हो चुका है, ये देखिए, और ये तो जानते हैं आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए y के सामने कौन है, a, ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ लिख दिया y इक्वल टू a, ठीक। अब यहाँ पर देखो m है ना, m x है, तो m के सामने कौन है, सिर्फ और सिर्फ माइनस k है, तो हमने देखिए ये m जो कि स्लोप होता है इसके सामने माइनस के लिख दिया। अब देखिए x के सामने कौन है, t, तो ये देखिए हमने x के सामने क्या लिख दिया, ये देखिए t लिख दिया, इधर इधर देखिए ये यस। फिर c जो कि इंटरसेप्ट होता है, इसके सामने कौन है, a नॉट, तो देखिए डियर हमने क्या लिख दिया, इंटरसेप्ट के सामने हमने a नॉट लिख दिया, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है ये तो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है ना, तो मैं आपको है ना फिर से बताता हूँ ये ग्राफ आखिर किस तरह से प्लॉट होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए प्लीज़, ये देखिए आपके सामने ना, ये मैं लिखा रहने देता हूँ, है ना, ये मैं लिखा रहने देता हूँ और इसी के जस्ट सामने आपको ये ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ। देखिए क्या करेंगे, आपको पता है एक्सिस एक्स एंड वाई ये दो होती हैं हमारे सामने, ये देखिए आप, ये वाई एक्सिस इधर दे रखा है, एक्स एक्सिस हमको इधर दे रखा है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस को, वॉच, ये देखिए ये क्या हो गई डियर, एक्स एक्सिस हो गई, है ना। अब हम ऊपर की तरफ ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ये वाई एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली हमने, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक्स के सामने क्या है, टी, तो हमने यहाँ पर ले लिया टी, टी मीन्स टाइम, ठीक। अब वाई एक्सिस के सामने देखिए क्या है, ए कौन है, ये ए की मोलार कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए की मोलार कंसंट्रेशन, ठीक, जो ऊपर की तरफ बढ़ती है, इधर टाइम इस तरफ बढ़ता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जब टाइम ज़ीरो होता है, ये देखिए ये टाइम ज़ीरो है, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है वो आपको पता है ए नॉट होती है, क्या होती है डियर, ए नॉट, ठीक। लेकिन जैसे जैसे टाइम इस तरफ ग्रो करता जाता है तो ये जो ए है इसकी मोलार कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है ना। जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो जब ये कंसंट्रेशन इसकी रिड्यूस होने लगती है तो आपको पता है कि ग्राफ क्या होगा, इसका नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। कैसे, देखिए मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ इसको, ये देखिए नीचे की तरफ, 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 इस तरह से प्लॉट हो जाता है। अब ये है क्या, तो आंसर आता है ये तो स्लोप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। अच्छा ये ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। ये कौन सा स्लोप है, नेगेटिव, तो हम यहाँ लिख देंगे एम, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे स्लोप, ठीक है। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन हमको ऑब्टेंड हो गई, ये देखिए, है ना। और ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेप्ट देखिए यहाँ पर ए नॉट है,
इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस को ये जो है जिस जगह पर इंटरसेक्ट करता है ना, काटता है, ये देखिए यहाँ काट दिया इसने इस तरह से यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट। लिसन हियर, इंटरसेप्ट। तो ये जो है इंटरसेप्ट सी है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू देखिए ए नॉट है डियर। क्या है ये? ए नॉट। आप इसको इस तरफ से ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। सी मीन्स इंटरसेप्ट और उसके सामने वैल्यू क्या है? ए नॉट। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर है। तो जब भी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, खासकर कंसंट्रेशन के लिए और टाइम के लिए, तो इस तरह से ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ, वो भी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में होगा, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो डेरिवेशन आपने ऑब्टेन किया था वो कुछ इस तरह से था। ये देखिए, ये k इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए ये था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपको एक काम करना है, t को आप इसके साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा? kt हो जाएगा ये, ठीक है। और 2.303 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा। हो गया। अब बाकी सिचुएशन ये है, तो आपको करना क्या है? फिर से वही कि हमको इसको mx, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि इसको, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, कौन सी वाली? ये, इसको हमको सेट करना है किसके हिसाब से? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? ये जो माइनस लॉग ए है इसको हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है। ये वाला जो माइनस लॉग ए दिख रहा है आपको, इसको हम, अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन आई है वो किस तरह से आ गई। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? मैंने आपको कहा था के टी अपॉन 2.303 ये किस में है डियर? ये आपको पता है कि प्लस में है, इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, ये माइनस में। तो इसको जब आप इधर लाएंगे, इसको जब आप इधर लाएंगे, तो अब आपको नया इक्वेशन मिलेगा इस तरह से। ये देखिए, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, है ना। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखिए, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर y क्या है? लॉग ए, ठीक। m क्या है यहाँ पर? माइनस के अपॉन 2.303। x क्या है यहाँ पर? t, ठीक है। और y क्या है? c क्या है यहाँ पर? लॉग ए नॉट है, यानी c क्या है यहाँ पर? लॉग ए नॉट है। तो बस अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए इसका ग्राफ मैं प्लॉट आपको करके दिखा देता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि इसके अंदर देखिए जरा ध्यान से कि y इक्वल टू क्या है? लॉग ए, m इक्वल टू क्या है? माइनस के अपॉन 2.303, x इक्वल टू क्या है? t, और c इक्वल टू क्या है? लॉग ए नॉट, ठीक डियर। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए इसका ग्राफ देखिए आप। इसका ग्राफ समझने के लिए हम फिर से एक पेज लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में क्या है? वही बात, ठीक है। आपने क्या किया? आपने यहाँ पर y एक्सिस ले ली, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने ये x एक्सिस ले ली, ये देखिए इस तरह से, ठीक। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये x एक्सिस है, और ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है? y एक्सिस है ना। अब मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पर क्या होता है? टाइम, तो आपने यहाँ पर t लिख दिया। और y एक्सिस पे क्या होता है? ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि y एक्सिस पे क्या है? ये देखिए y एक्सिस क्या है? log a, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर लिखेंगे log a, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं log a। हमने यहाँ पर लिख दिया ये log a, ये लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए आपको पता है कि इसमें जब टाइम ग्रो करता है तो जो a है इसकी मोलार कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ये देखिए इस तरह से कम होगी, कम होगी, कम होगी,
कम होगी और 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 कम होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ इस बात को समझना है कि इसके अंदर जो ये स्लोप आपको नज़र आ रहा है एम, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्लोप होता है। और ये स्लोप देखो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं क्लियर कर दूँ आपके लिए, ये देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें स्लोप यानी एम की वैल्यू क्या है, -k/2.303 है। तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये देखिए -k/2.303 ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि y इस y को, जो y एक्सिस है इसको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, तो आंसर आता है c, है ना। c पर क्या है यहाँ पर log a0, है ना। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, यानी इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ c इक्वल टू जो होता है वो होता है log a0। ये देखिए ये हो गया, है ना। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मतलब खासकर इस इक्वेशन के लिए, किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम ये स्ट्रेट लाइन, ये देखिए। ठीक है, तो अब आपको ये देखिए, ये ग्राफ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये ठीक है, और ये ग्राफ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये देखिए, है ना। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्लियर है। इसमें एक बात और याद रखिए, अगर ये ग्राफ, अगर स्लोप नीचे की तरफ आता है तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इतना ज़रूर याद रखना कि जब आप टाइम यहाँ पर इस तरफ टाइम इंक्रीज करते हो तो जो ए है इसकी मोलार कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और आगे सुनो, जब टाइम ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम ज़ीरो पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो रिएक्टेंट है वो हमेशा क्या होता है, ए नॉट होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि जब भी टाइम ज़ीरो हो तो ए रिएक्टेंट का, है ना, इनिशियल क्या होता है, ए नॉट होता है। तो टाइम इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती है, ए नॉट। और जब टाइम कुछ ना कुछ हो, है ना, मतलब टी इक्वल टू, मतलब टी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब क्या होता है, वो ए होता है, ए। देखो मैं आपके लिए लिख देता हूँ तो अच्छा लगेगा आपको। देखिए टाइम अगर ज़ीरो हो तो आप हमेशा लिखेंगे उसको ए नॉट। ठीक है, और जब टाइम नॉट इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है, वो ए होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये, है ना, समझ में आ